Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sufyan Aslam. Today my topic is generations. Today my topic is computer and its generations. अच्छा जी, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि हमारे पास डाटा को मैनिपुलेट करती है और उसको हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन में हमें रिटर्न करती है। मैनिपुलेट्स का मतलब ये है कि वो एज अ डाटा को इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे देता है। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन देने के लिए कंप्यूटर जो बेसिकली है ना, वो हमारे पास एक तो है कि एबिलिटी टू स्टोर डाटा, रिट्रीव एंड द प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर में इतनी एबिलिटी है कि वो डाटा को रिस्टोर भी कर सकता है, रिट्रीव भी कर सकता है और उस पर प्रोसेसिंग भी अप्लाई कर सकता है। बेसिकली ये तो था कंप्यूटर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हमें कंप्यूटर ही की ज़रूरत क्यों फ़ील आई? उसकी ज़रूरत हमें इस वजह से फ़ील आई बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशंस। हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत इस वजह से फ़ील होना स्टार्ट हुई क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर से पहले हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम था। अच्छा जी, अब ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम क्या था? ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम हमारे पास हैंड रिटन था कि हम जो भी काम करते थे उसे हम रजिस्टर के ऊपर हैंड से लिख लिया करते थे, हैंड राइटिंग से लिख लिया करते थे। उसका सबसे बड़ा हमें डिसएडवांटेज ये हुआ था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रजिस्टर कहीं गुम हो जाता तो उसमें हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती थी, ना उसका रिकवरी का चांस, ना उसका कोई भी चांस नहीं। और उसे हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन के लिए भी नहीं भेज सकते थे कि यार इसकी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कर दी जाए। अच्छा, ये कंप्यूटर जो बेसिकली है ना, वो कंप्यूटर जॉब को ईज़ियर बना दी। उसने काम को इतना आसान कर दिया। इंसान घर बैठे बैठे एक फ़ोन कॉल के ऊपर, सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर कितने माइल्स अवे वो किसी से अपने रब्ता कर सकता है, अपना बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकता है। जो कंप्यूटर बेसिकली बनाया गया था वो बेसिक कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था। अच्छा, कम्युनिकेशन पर्पस का मतलब ये था कि हमने डाटा को मल्टीपल प्लेस पे भेजना है एट द सेम टाइम और उस डाटा को सेव भी रखना है। अब ये देखिए, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में ये तो काम हो ही नहीं सकता था। डाटा हम बना के सेव रख सकते थे, उसकी मल्टीप्लिकेशन कापियाँ बना के हम दूसरी तरफ भेजना पड़ती थी। अब उस पर टाइम लगना था। अब इसी चीज़ को कंप्यूटर ने इस तरह बना दिया कि अगर आप एक फ़ाइल क्रिएट करें, उस फाइल को जिन जिन प्लेसेस पे भेजना है उन प्लेसेस पे भेज के और वो फाइल को एज अ बैकअप या एज अ ओरिजिनल फाइल आप स्टोर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का सबसे बड़ा में फ़ायदा ये हुआ था। अच्छा जी, जाने से पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या थी। अच्छा, हम ये तसव्वुर करते हैं कि यार एबेकस जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले कंप्यूटर को ईजाद किया और उसकी औलाद या डिसेंडेंट औलाद या स्लाइड रूल बाय द विलियम ऑर्थर इन 1622। कहते हैं कि यार एबेकस का एक कंप्यूटर था जो कि 1622 में ईजाद हुआ या उसकी औलाद में से ईजाद हो रहा। ठीक है, बट द फर्स्ट कंप्यूटर रीअसेंबलिंग टुडे द मॉडर्न मशीन्स वाज द एनालिटिकल इंजन। लेकिन जो मॉडर्न मशीन था, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर था, वो हमारे पास बेसिकली एनालिटिकल इंजन था। अब हमें पता होना चाहिए कि एनालिटिकल इंजन होता क्या है। एनालिटिकल इंजन एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे पास बेस थी ALU पे। ALU का मतलब क्या था? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मीन्स वो हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती थी। कहते हैं कंसाइव बाय द ब्रिटिश मैथमेटिशियंस। इस मशीन्स को बनाने में, कंप्यूटर की बुनियाद रखने में सबसे बड़ा हाथ चार्ल्स बेबेज का है, जिसे हम फादर्स ऑफ कंप्यूटर का नाम भी देते हैं। कहते हैं कि इसने 1833 एंड 1871 में एक मशीन तैयार की जिसे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से आज जानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फीट्स, 800 वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेट ऑलमोस्ट 50 टन्स था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पहला कंप्यूटर तैयार किया गया था वो इतना बड़ा कंप्यूटर था जो कि आम लोग तो इसे यूज़ कर ही नहीं सकते थे और ना ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट है, चार्ल्स बेबेज का एक बेटा था जिसे हम हेनरी बेबेज का नाम देते हैं।
ठीक है। 1910 के अंदर इसने उस मशीन का एक पोर्शन तैयार किया जो कि हमारे पास क्या काम करता था, बेसिक कैलकुलेशन को कैलकुलेट करता था, बेसिक कैलकुलेशन किया करता था। बेसिक कैलकुलेशन हमें पता हमारे पास 4 होती हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास बेसिकली 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड द फिफ्थ जनरेशन। पहली जनरेशन हमारे पास क्या है कि जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो तकरीबन स्टार्ट हुई 1946 टू 1959 के दरमियान में तैयार हुई, जो बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल थी। अच्छा जी, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स जो थे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल बल्ब थे जो कि प्रोड्यूस करते थे बहुत ज़्यादा हीट। ठीक है, फिर कहते हैं कि यार ये एक्सपेंसिव था, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव था, ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वर एबल टू अफोर्ड इट। उसकी वजह ये थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे और उसमें इलेक्ट्रिकल बल्ब थी। उसको इलेक्ट्रिकल बल्ब को चलाने के लिए हमारे पास एक लॉट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत हुआ करती थी, पावर की ज़रूरत हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये बहुत कॉस्टली था और ऊपर से ये बड़ा बहुत था, जिसकी वजह से इसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अफोर्ड किया था। कहता था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। इसमें हमारे पास जो बेसिकली था ना वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। उसके बाद पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप वाज यूज एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे हम यूज़ किया की थी इसके अंदर। कहते हैं द कंपनी इन इसके अंदर बेसिकली जो कोड चलाए जाते थे वो मशीन कोड थे। एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे हम इसमें मशीन कोड यूज़ किया करते। मशीन कोड ऐसा कोड जो कंप्यूटर ही सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है, एज अ ह्यूमन बीइंग उसे अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट फील होता है। बेसिकली ये एक फ़र्स्ट कंप्यूटर था। ठीक है, इतना बड़ा एक कंप्यूटर था जिसकी मैंने आपको ये पिक दिखाई है। ये हमारे पास वो वैक्यूम ट्यूब्स है जिसकी मदद से हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को दरियाफ्त इन्वेंट किया जाती चीज़ें। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई हमारे पास 1959 टू 1965, जो कि हमारे पास बेसिकली ट्रांजिस्टर पे मुश्तमिल था। अच्छा, जब ट्रांजिस्टर क्या चीज़ था, पहले तो हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की, फिर ट्रांजिस्टर यूज़ किया। ट्रांजिस्टर यूज़ करने की वजह ये थी कि वो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की निस्बत लेस पावर कंजम्पशन था, लेस साइज़ था, उसका साइज़ भी छोटा था और इसका ज़्यादा फास्टर काम रिस्पॉन्स आया एज़ कम्पेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। कहता है इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक स्कोर वर यूज एज अ प्राइमरी मेमोरी। कहता है मैग्नेटिक स्कोर को एज अ प्राइमरी मेमोरी आपको पता होगा हमारे पास बेसिकली रैम को कहते हैं, जो कि हमारे पास प्राइमरी स्टोर होती है। एज जैसे ही हम करंट वर्क कर रहे होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। अच्छा जी, मैग्नेटिक टेप एंड द मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर यूज़ किया जाती। हार्ड डिस्क वगैरह जितनी भी थी वो सारी की सारी हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर थी। कहते हैं इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, जो कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अ फोर्ट्रॉन, कोबॉल वर यूज। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारे पास ये लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। कहता है बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन है। बैच प्रोसेसिंग तो पहले भी हो रही थी, अब इसमें एक नया इजाफा होगा जिसका नाम था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस के मींस एट अ टाइम आप मल्टीपल ऑपरेशंस काम कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस का मींस ये होता है कि अब आप सेलफोन लें, एट अ टाइम आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। ये हमारे पास काम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल काम। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर थे जिसकी मदद से हमने सेकंड जनरेशन को अचीव किया। अब आती थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या थी? थर्ड जनरेशन बेसिकली 1965 टू 1971 में हमारे पास सामने आई।
जो कि हमारे पास आईसी पे मुश्तमिल था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कहते हैं कि एक सिंगल आईसी जो है ना वो मैनी ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जो आईसी था बेसिकली फ़र्स्ट आईसी जो क्रिएट किया गया था ना वो जैक किलबाय एक साइंटिस्ट था जिसने इसको इन्वेंट किया। कहता है दिस डेवलपमेंट मेन कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज़। आईसी आने के बाद कंप्यूटर स्मॉल हो गए, रिलायबल हो गए, एफिशिएंट हो गए। इन जनरेशंस रिमोट सेंसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड यूज़ किए गए थे। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन टू कोबॉल पास्कल वर्ड यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन। कहता है इस जनरेशन आने के बाद कंप्यूटर लोगों की अप्रोचेज़ में आना स्टार्ट हो गए, लेस पावर कंजम्पशन हो गए, बेटर उसकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, आईसी की मदद से। ये हमारे पास एक आईसी की डायग्राम है, इसकी मदद से हमने जो कि थर्ड जनरेशन को अचीव। अब आते हैं हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो बेसिकली हमारे से स्टार्ट हो रही है वो 1971 टू 1980 में स्टार्ट हुई। अच्छा, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ VLSI सर्किट। अच्छा, VLSI क्या चीज़ होता है? VLSI हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बेसिकली हम आईसी क्रिएट करते हैं, किसकी मदद से? ट्रांजिस्टर की मदद से। कहते हैं कि जो VLSI सर्किट्स है हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप के ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक टेक्निक है, किस चीज़ के लिए? आईसी क्रिएट करने के लिए हम टेक्निक यूज़ की जाती है। दो टेक्निक यूज़ होती हैं जिसे हम VLSI और ULSI का नाम देते होते हैं। VLSI आपको मैंने बता दी, ULSI बेसिकली फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज़ होता है, वो मैं आपको आगे स्लाइड के अंदर बताऊँगा। अच्छा जी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। कहता है कि फोर्थ जनरेशन आने के बाद कंप्यूटर की शेप नज़र आना स्टार्ट हुई, उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, ठीक है। अच्छा, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड यूज़। कहता है ऑल हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, DBase वर यूज़ इन दिस जनरेशन। कहता है इस कंप्यूटर आने के बाद तमाम की तमाम हमारे पास जो भी हाई लेवल लैंग्वेज थी C++, ये हमारे इस जनरेशन के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली घरों के अंदर जो है ना वो फोर्थ जनरेशन से कंप्यूटर आना स्टार्ट हुए थे। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन से बेसिकली लोगों ने जो अफोर्डेबल था लोगों के पास वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था। मुझे आज भी याद है हमने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तकरीबन 15,000 का परचेज़ किया था। माउस कीबोर्ड के अलावा की बात कर रहा हूँ। 15,000 का हमने खाली, टोटली खाली हमने अपना वो पीसी परचेज़ किया था। उसके बाद मॉनिटर, कीबोर्ड को मिला कर हमारे पास तकरीबन 20,000 रुपये का हमें घर सिस्टम पड़ा था, टावर सिस्टम। अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे पहले कितने कॉस्टली सिस्टम थे। ये हमारे पास बेसिकली एक आईसी की शेप है। आईसी इस तरह का होता है, आपने अक्सर देखे होंगे IBM और पेंटियम के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अगर आप पुराने सिस्टम ओपन करो तो उसके ऊपर IBM 360 लिखा होता था। अच्छा जी, आगे हमारे पास आती फिफ्थ जनरेशन जो कि बेसिकली हमारे पास टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करती है, ठीक है। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करती है। इसमें जो हमारे पास टेक्निक यूज़ होती है ना वो ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अच्छा जी, अब अल्ट्रा लार्जेशन माइक्रो प्रोसेस चिप्स हैव 10 मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। अच्छा, अब आप कंपैरिजन करें कि जो ULSI है वो VLSI से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो कि किससे, कौन सी टेक्निक हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप को मिलाकर हैविंग 10 मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। अब अंदाज़ा कर ले 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मिलाकर हम एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली 1971 के अंदर ही इन्वेंट किया गया था।
ठीक है, इन्वेंट किया गया था और उसमें जो टेक्निक्स यूज़ हुई वो आगे फर्दर ऑफ द टाइम इसके अंदर हम इसकी मैनेजमेंट करते गए और आज हम ULS से पहुँचे हुए हैं। ये हमारे पास एक 5th जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। दिस जनरेशन ऑन अ पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI सॉफ्टवेयर कहता है, इसमें हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर है और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। पहले ऐसा कंप्यूटर हमारे पास है, कंप्यूटर से हम टॉक नहीं कर सकते थे, जस्ट हम कमांड देते थे, कंप्यूटर हमें उसको प्रोसेसिंग करता था और उससे हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। आजकल हमने रोबोटिक, जितनी भी हमारे पास रोबोटिक इंडस्ट्री है उसमें सारी की सारी AI यूज़ होती है। कहता है AI इज़ इमर्जिंग ब्रांच इन द कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्ट्स द मीन्स मेथड्स ऑफ द मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं आर्टिफिशियल जो है ना वो बेसिकली हमारे पास एक साइंस की एक ब्रांच है जो कि कंप्यूटर को एक ह्यूमन जैसा बनाने का नज़रिया रखती है। कंप्यूटर इंसान तो नहीं हो सकते लेकिन वो इंसान से बेटर काम कर सकता है। इंसान एक काम कर कर के बोर हो जाता है लेकिन कंप्यूटर एक काम कर कर के बोर नहीं होता। लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो मशीन्स है वो बेसिकली इंसान ही की ईजाद है, तो लिहाजा इंसान जो चाहे वो मशीन से काम ले सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मशीन जो चाहे कि इंसान से काम ले सके। हाँ, मशीन में अगर डिफ़ॉल्ट आ जाए, मशीन्स में एरर आ जाए तो उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप ये ना समझे कि जितनी टेक्नोलॉजी के हमें एडवांटेजेस हैं उतने डिसएडवांटेजेस नहीं हैं। आने वाले रिसर्चर ये कहते हैं कि दुनिया की तबाही का, बहुत बड़ी तबाही का ज़रिया है हमारे पास ये टेक्नोलॉजी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको लेक्चर समझ आया होगा।